आइए नया चैप्टर स्टार्ट करते हैं। चैप्टर का नाम है सिंगल एंट्री। लिखिए तो चैप्टर का नाम लिखिएगा सिंगल एंट्री। सिंगल एंट्री सिस्टम। सिंगल एंट्री सिस्टम कितने नंबर का है आपका? आपके सिलेबस में ये 15 मार्क्स का है। कोई अगर सीएमए इंटर कर रहा है तो उनके लिए भी इंपॉर्टेंट है। अगर कोई सीएमए इंटर कर रहा है तो उनके लिए भी इंपॉर्टेंट है। रिसेंट का जो सीए इंटर का सिलेबस है वो मैं नहीं देखा हूँ, रिसेंट वाला, क्योंकि पुराने वाले सिलेबस में सीए इंटर में था। रिसेंट में, हाँ रिसेंट वाले में भी है, रिसेंट वाले में नहीं है ना, पुराने वाले सीए में था। जैसे जब मैंने एग्जाम दिया था सीए इंटर का तब था। अभी अभी वाला सिलेबस मैंने नहीं देखा, ध्यान नहीं दिया। बट हाँ सीएमए इंटर का सिलेबस में है, तो अगर इन फ्यूचर कोई सीएमए करेगा तो भी अच्छे से पढ़ ले भाई। बीकॉम में तो काम आएगा, उधर भी काम आ जाएगा। ठीक है। अच्छा, इसी को ना एक नाम और बोलते हैं। एक्चुअल में सिंगल एंट्री सिस्टम हम लोग बोलते हैं। नाम क्या है? अकाउंटिंग। देखो ना, नाम क्या है इसका एक्चुअल में? अकाउंटिंग ऑफ इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स। अकाउंटिंग फॉर होता है ना, अकाउंटिंग फॉर होता है, अकाउंटिंग फॉर इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स, अकाउंटिंग फॉर इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स। ठीक है ना। मैं ना कुछ एग्जाम्पल्स, ऐसा वैसा कुछ एग्जाम्पल लेने वाला नहीं हूँ। मैं एकदम प्रैक्टिकल एग्जाम्पल ले रहा हूँ जो तुम देख रहे हो, और मैं अपने कोचिंग का एग्जाम्पल ले रहा हूँ। मैं चाहता हूँ कि वो एग्जाम्पल लूँ जो तुम ईजिली समझ पाओ। मेरे कोचिंग में तुम लोग डेली आता है तो डेली समझता क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है। तो ये एग्जाम्पल तुम्हारे दिमाग को हिट भी करेगा। मैं कोई पापा का बिजनेस है, अरे देखा ही नहीं पापा का बिजनेस, हम लोग तो स्कूल में था जब पापा बिजनेस करने जाते थे, आया वो सबने। तो मैं ऐसा एग्जाम्पल ले रहा हूँ जो तुम डेली लाइफ में देख रहा हो, समझ पाएगा। तो चलो मैं अपना एग्जाम्पल दे रहा हूँ। ये मेरा मान लो सेंटर, ये मेरा सेंटर है एपीसी, ये मेरा सेंटर है एपीसी अभिषेक पांडे क्लासेस। ठीक है। अब यहाँ पे बेसिकली क्या हो रहा है, जितने भी स्टूडेंट्स हैं, ध्यान सुनिएगा, जितने भी स्टूडेंट्स हैं वो क्या कर रहे हैं, एपीसी के अंदर एनरोलमेंट ले रहे हैं। क्या ले रहे हैं? एपीसी के अंदर एनरोलमेंट ले रहे हैं। आया वो सामने। और एपीसी क्या कर रहा है, इनरोलमेंट के बदले एक तो सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं। भाई मैं जो पढ़ा रहा हूँ ये तो मेरा सर्विस है, ध्यान सुनना मेरा एग्जांपल। मैं सर्विस प्रोवाइड कर रहा हूँ, एट द सेम टाइम मैं बुक्स प्रोवाइड कर रहा हूँ, जिसको अपने क्या बोलते हैं, गुड्स। आप लोग हमें फीस दे रहे हो, अब बदले में मैं क्या दे रहा हूँ आपको, सर्विस दे रहा हूँ और बुक्स प्रोवाइड कर रहा हूँ। नॉर्मल यही प्रोसेस हो रहा है ना। अच्छा सर, मैं और क्या कर रहा हूँ, मैं और इस सेंटर का रेंट भर रहा हूँ, मैं इस सेंटर का क्या भर रहा हूँ, रेंट भर रहा हूँ। साथ ही साथ जो हर महीने की इलेक्ट्रिसिटी की बिल आ रही है उसको भी मुझे भरना पड़ रहा है। और जितने भी मेंबर हैं हमारे, जितने भी एपीसी मेंबर हैं, यहाँ कोई स्टाफ नहीं, यहाँ सब मेंबर है। आया बस सामने। तो जितने भी एपीसी मेंबर हैं उनको एक मिनिमम सैलरी जा रही है हर मंथ, एक मिनिमम सैलरी तो जा रही है ना हर मंथ, वो फिक्स अमाउंट की सैलरी जा रही है। ठीक है ना। और प्लस हम लोग का जो चाय पानी खर्चा है, अदर एक्सपेंसेस बोल सकते हैं, जिसको मिसलिनियस बोलते हैं, वो मैं अदर एक्सपेंसेस में डाल दिया। तो अगर आप बोलोगे सर आपके कोचिंग का हिसाब क्या है, तो मैं बोलूँगा रुक भाई, जितना इनकम आया मैं अपना हिसाब कैसे बताऊंगा तुमको, मैं तुमको अपना हिसाब कितना बताऊंगा। मान लेता हूं मैं एक सेमेस्टर की बात करता हूं। अच्छा मैं सारे सेमेस्टर की बात कर लेता हूँ। मैंने बोला मेरे एक पूरे साल भर में 6 सेमेस्टर चलते हैं, मैं अपना हिसाब बता रहा हूँ तुमको। पूरे साल भर में कितने सेमेस्टर हैं, 6 सेमेस्टर हैं। 6 सेमेस्टर मिलाकर के 1000 स्टूडेंट मान के चलो, ये मिनिमम है। 6 सेमेस्टर मिलाकर कितने स्टूडेंट है, 1000 स्टूडेंट है। सर फीस कितनी है, मेरी जो मिनिमम फीस है, जो ऑनलाइन की मिनिमम फीस है वो 1300 रुपये है। आप लोग से मैंने 1000 लिया है, बट मेरी मिनिमम, जैसे आप सेम 2 में आएंगे तो 1300 लगेगा, बट मेरी जो मिनिमम फीस है वो 1300 है। ठीक है। तो मैं, क्योंकि बुक्स में हम लोग तो कॉस्ट प्राइस में, हम लोग अगर आपको 5 बुक प्रोवाइड कर रहे हैं 500 में ना, तो बिलीव करिए कॉस्टिंग ही 100 रुपये आती है, किसी की 90 आती है, किसी की 95 आती है, किसी की 98 आती है, किसी की 105 आती है, क्योंकि किसी का पेज ज़्यादा है। तो हम लोग जो बुक्स प्रोवाइड करते हैं ना, उसमें हमारा प्रॉफिट मतलब नाम मात्र के बराबर है, क्योंकि उसमें ना वो जो बाइंडिंग वेंडिंग कॉस्ट आता है ना, वही 35-40 रुपये का जाता है, खाली बाइंडिंग कॉस्ट और ऊपर का जो कलरफुल रहता है वही हम लोग का 35-40 का जाता है।
बाकी पेजेस मिला करके 80 मिनिमम कॉस्ट है, मैक्सिमम 120 रुपया कॉस्ट है। तो एन एवरेज हमारा पर बुक का कॉस्ट कितना आता है? 100 रुपया आता है। तो अगर मैं 500 आपसे चार्ज कर रहा हूँ और मैंने अगर आपको 5 बुक दिया, 500 रुपया चार्ज किया और 5 बुक दिया, तो उससे हमको कुछ मिलने वाला नहीं है। प्लस जो कंटेंट डिजाइन कर रहा है, टाइप कर रहा है, उसको भी तो खर्चा देना पड़ता है। तो बुक्स हमारा कुछ अर्निंग नहीं, मेरा जो भी अर्निंग है वो किससे? सर्विस से। ठीक है, तो मैं एक स्टूडेंट से कितना पैसा ले रहा हूँ? 1300 रुपया ले रहा हूँ। तो मेरी साल भर की अगर मैं फीस की बात करूं, मेरी साल भर की अगर फीस की बात करूं, कितना आ जाएगा? 13 लाख रुपया। कितना है? 13 लाख रुपया। मैं आपको एकदम प्रैक्टिकल हिसाब बता रहा हूं, 13 लाख रुपया। तानिया बहुत बड़ी बात नहीं, 13 लाख रुपया। ठीक है, आ जाते हैं। इसमें से अगर मैं रेंट की बात करूं, अगर मैं रेंट की बात करूं ओवरऑल 30,000 पकड़ के चलो, इलेक्ट्रिसिटी बिल मिला के 30,000 पकड़ चलो, 12 मंथ का हुआ, कितना हो गया? 30 इंटू 12 करो, कितना हो गया? 3,60,000। तो 3,60,000 मेरा रेंट माइनस हो गया, और रेंट और इलेक्ट्रिसिटी दोनों, रेंट और इलेक्ट्रिसिटी मैंने दोनों मान लिया, क्योंकि 30,000 हमारा हो जाता सब कुछ। ठीक है, उसके बाद मैं सैलरी की बात करूं, सैलरी की बात पूरे साल भर में मान लो 4 लाख का सैलरी पकड़ लो, 4 लाख का मैंने सैलरी दिया। आपसे मेरे अपना मैं हिसाब आपको दे रहा हूँ कि मैंने पूरे साल भर में 6,000 मैंने पूरे साल भर में 1,000 स्टूडेंट पढ़ाए। एक स्टूडेंट से कितने लिए? 1300 लिए। 3,60,000 का मेरा रेंट और इलेक्ट्रिसिटी चला गया। तुम लोग एसी मेरे सेंटर जब भी आएगा, चाहे गर्मी में पड़ा है अभी ठंड पड़ रहा है, एसी ऑलवेज चलता है। इवन तुम लोग बंद करवा देता है एसी, बिलीव करो हम लोग हमेशा चालू करते हैं। बिल 5,000 आए या 10,000 मतलब नहीं, एसी चलना चाहिए, ऐसा ना, तो बिल भी उस हिसाब से आता है। तो मेरा रेंट और इलेक्ट्रिसिटी मिलाकर आया 3,60,000। 4 लाख मैंने सैलरी पे किया। और कुछ खर्चा है क्या? अदर एक्सपेंसेस पकड़ लेता हूँ, क्योंकि हम लोग भूख भी ज़्यादा लगती है हम लोग को। 1 लाख रुपया आया बस में। तो अब बताओ मुझे बचा कितना? 13 लाख में से अगर मैंने ये माइनस किया, ये माइनस किया, ये माइनस किया, कितना बचा? 4 लाख। तानिया ठीक लग रहा है सुन के? 4,40,000। कितना बचा? 4,40,000। ये मैंने आपको हिसाब दिया, मैं आपको हिसाब दिया कि जो इनकम आया वो बता दिया, और जितना खर्चा हुआ वो माइनस कर दिया, और बोला ये मेरा है प्रॉफिट है। क्या ये बुक्स मैंने सही बनाया है? अरे बोलने रे बाबा, क्या ये बुक्स मैंने सही बनाया है? अरे तुम लोग सिंगल एंट्री पढ़ रहा है ना, इनकम्प्लीट रिकॉर्ड पढ़ रहा है। क्या ये जो मैंने रिकॉर्ड आपको दिया, सच बताओ ये रिकॉर्ड क्या मैंने एकदम गलत बोला है? एकदम गलत बोला है? नहीं भाई, एकदम गलत तो नहीं है। क्या एकदम सही है? नहीं, ये भी नहीं है। ना एकदम गलत है और ना एकदम सही है। तो सर बोलना क्या चाहते हो? बोलना चाहता हूं क्या मैंने आपको अपना एसेट और लायबिलिटी का कुछ भी ज्ञान दिया? क्या मैंने इसमें डेप्रिसिएशन माइनस किया? नहीं। क्या माइनस किया? नहीं। और बताओ, डेप्रिसिएशन ना तो मैंने डेप्रिसिएशन माइनस किया, प्लस आप बिलीव कीजिए कुछ ना कुछ रिपेयरिंग लगती ही रहता है। क्या मैंने वो सब माइनस किया? नहीं। ना तो मैंने डेप्रिसिएशन माइनस किया, ना मैंने रिपेयरिंग माइनस किया। कभी माइक खराब हो जाता है तो एसेट भी क्या होता है, टाइम टू टाइम क्या होते हैं, चेंज होते रहते हैं। कभी ग्राफिक कार्ड चेंज हुआ, कभी माइक चेंज हुआ, कभी स्पीकर चेंज हुआ, कभी कैमरा चेंज हुआ। तो ना मैंने आपको एसेट का कोई ज्ञान दिया, ना मैंने कोई लायबिलिटी का ज्ञान दिया, कुछ नहीं बताया मैंने आपको, कुछ नहीं बताया। ठीक है, साथ ही साथ मैंने ये भी नहीं बताया मेरा ओवरऑल रिपेयरिंग क्या है, मेरा ओवरऑल फर्नीचर का रिपेयरिंग क्या है, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस का रिपेयरिंग क्या है। मैंने ना तो अपना ऐप चार्जेस, मेरा जो एप्लीकेशन चार्जेस है उसका सर्वर कॉस्ट अलग है, उसका जो सर्वर कॉस्ट है वो अलग है, उसमें लिस्टिंग, अरे गूगल प्ले स्टोर में तुम लोग लिखता है ना एपीसी, तो मेरा ही आता है, वो लिस्टिंग बोलते हैं, वो लिस्टिंग का अलग से 6,000 लगता है साल भर का। प्लस मैं जूम से जो क्लासेस लूंगा उसका भी सब्सक्रिप्शन हमारा लिया हुआ, अभी हम लोग गूगल मीट से ले रहे हैं, बाद में हम लोग जूम से लेंगे, तो अलग से हमारा जूम का भी सब्सक्रिप्शन है, उसका साल का 13,000 रुपया जूम का सब्सक्रिप्शन। ऐप जो लगता है, ऐप का मेंटेनेंस कॉस्ट साल भर का 15 से 20,000 रुपया है। क्या मैंने ये सब बताया आपको? तो ना तो मैंने अपना डेप्रिसिएशन बताया आपको, ना मैंने लोन कितना लिया है, उस पर मैं ईएमआई कितना भर रहा हूं, कुछ नहीं बताया। ना मैंने लायबिलिटी के बारे में बताया, ना एसेट के बारे में बताया, ना मैंने रिपेयरिंग के बारे में बताया। साथ ही साथ जो मेरे अदर चीज़ें, जैसे मेरा ऐप का खर्चा, मेरा जूम सब्सक्रिप्शन, एकदम प्रैक्टिकल बात कर रहा हूं, मैंने कुछ भी आपको नहीं बताया। तो आप ये बोल सकते हो सर आपने जो हिसाब दिया है ये हिसाब कंप्लीट हिसाब नहीं है, इसी को अपने बोलते हैं इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स, इसी को अपने क्या बोलते हैं, इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स।
आया बस हमने। कितने सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जो एनरोलमेंट करवा लेते, थोड़ा फीस देते, थोड़ा फीस नहीं देते। बहुत सारे स्टूडेंट है, हर साल ऐसा होता है, हर सेमेस्टर में होता है कि कितना, क्योंकि हम लोग भी क्या है, एक बार फीस ले लेते हैं ना, दोबारा मांग ही नहीं पाते, शर्म लगता है। हम लोग भी ज्यादा याद तो नहीं करते, ठीक है चलो दे देगा बच्चा, बच्चा बोलता ठीक है आप भूल गए तो हम भी भूल जाते हैं। कुछ बच्चे भी तो इस टाइप के हैं। तो होता है, हमारा बैड डेप्ट भी होता है। तो मैंने क्या आपको बैड डेप्ट दिया? मेरे डेटर, अरे भाई स्टूडेंट जो फीस नहीं दिया तो काइंड ऑफ डेटर ही तो हुआ, डेटर ही तो हुआ। तो क्या मैंने आपको अपने क्रेडिटर का हिसाब दिया? नहीं। क्या मैंने आपको अपने डेटर का हिसाब दिया? नहीं। क्या मैंने आपको अपना कैश कलेक्शन दिया है? कैश कलेक्शन दिया है, कैश जो आउट हो गया वही बताया, लेकिन ना तो मैंने डेटर बताया, ना मैंने क्रेडिटर बताया, साथ ही साथ मेरा जो बैड डेप्ट वगैरह कुछ भी नहीं बताया। तो कुछ इंफॉर्मेशन मैंने दिया और कुछ इंफॉर्मेशन मैंने नहीं दिया। तो इसी इंफॉर्मेशन को अपने क्या बोलते? इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स। इस वर्ड का मतलब समझा तुम लोग कि भैया रिकॉर्ड तो है पर कंप्लीट नहीं है। आपने रिकॉर्डिंग तो किया है पर कंप्लीट नहीं है। अब आपको करने को आता क्या है? देखिए आपका जो सम्स आता है वो सम्स में ना बेसिकली आपको बोलता है कि भैया रिकॉर्ड तो इनकम्प्लीट है। तो जो 15 नंबर वाला सम्स बनता है, जो तुम्हारे सिलेबस में 15 नंबर वाला सम्स बनता है, उसमें बोलता है कि आपको बनाना है पीएल। इसी से क्या बनाना है आपको? बैलेंस शीट बोलेगा ना। इनकम्प्लीट रिकॉर्ड से क्या बोलेगा? डेटर फाइंड करो, क्रेडिटर फाइंड करो, कोशिश करो पीएल बनाने का और कोशिश करो बैलेंस शीट बनाने का। तो इनकम्प्लीट रिकॉर्ड से अपने को क्या करना? रिकॉर्ड को ट्राई टू कंप्लीट। इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स को हम लोग क्या करेंगे? कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। बट ऑलवेज एक चीज याद रखना, जब आप ऑडिटिंग करते हो, इन फ्यूचर आप कॉमर्स के स्टूडेंट हैं, ऑडिट पढ़ेंगे तो ऑडिट में एक चीज, बहुत चीज लिखी आती है, अगर आपका सोर्स ही गलत है, अगर आपका सोर्स ही गलत है तो जो उसका आउटकम आएगा, जो रिजल्ट आएगा वो भी गलत ही आएगा। अगर आपका रिकॉर्ड में ही प्रॉब्लम है, अगर आपका रिकॉर्ड में ही प्रॉब्लम है तो आप ये उम्मीद मत रखिएगा कि ऑडिट भी सही होगा। इसलिए जब फ्यूचर में तुम लोग ऑडिट पढ़ेगा, ऑडिट किसका होता है? बुक्स ऑफ अकाउंट का नहीं, सबका होता है। बुक्स ऑफ अकाउंट भी होता है, इंटरनल कंट्रोल सिस्टम का तो बहुत सबका, चिंता मत करो सब पढ़ाओगे, टेंशन मत लो। ऑडिट सबका होता है, ठीक है। लेकिन नॉर्मली अपने दिमाग में ये ऑडिट किसका होता है? बुक्स ऑफ अकाउंट का। तुमने बुक्स ऑफ अकाउंट में ही दाल चावल दही करके रखा है तो उम्मीद मत रखना पनीर की सब्जी आएगा, है बस हमने। तो जब रिकॉर्ड ही गलत है तो आउटकम भी सही आने वाला नहीं है। ये बात कौन बोलता है? ऑडिट बोलता है। दैट इज वाई सिंगल एंट्री सिस्टम आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट इसलिए हो जाता है क्योंकि कल को आप कॉमर्स के स्टूडेंट हैं, या तो आप जॉब करोगे या तो खुद का बिजनेस करोगे। तो खुद का बिजनेस भी कैसे करना है, वहां भी इसका यूज है। अगर आप लेट से सिंगल एंट्री ही बना रहे हो, सिंगल एंट्री ही बना रहे हो, तो ये दिमाग में रखना कि जो प्रॉफिट दिख रहा है वो सही प्रॉफिट नहीं है। आ रहा सामने। और हो सकता है आप कल को बड़ा कंपनी चालू करोगे तो आपको ये पता होना चाहिए कि भैया मेरी कंपनी में सिंगल एंट्री नहीं फॉलो करना है, क्या फॉलो करना है? डबल एंट्री फॉलो करना है, प्रॉपर बुक्स ऑफ अकाउंट बनाना है। तो एज ए कॉमर्स स्टूडेंट कल को जॉब करोगे तो दूसरे का अकाउंट बनाओगे तो कैसे बनाओगे? सिंगल एंट्री डबल एंट्री। तो जब दूसरे के यहां जॉब करोगे तो डबल एंट्री, खुद का बिजनेस करोगे तो डबल एंट्री। लेट से तुम सिंगल एंट्री बना भी रहा है तो ये दिमाग में रखना कि जो प्रॉफिट दिख रहा है वो सही प्रॉफिट नहीं है। ट्राई टू मेक अ डबल एंट्री सिस्टम। और अगर ये सब भी नहीं किया, खुद का चार्टर्ड फर्म खोल लिया। अरे लोग सीए सीएस सीएमए लॉयर खुद का फर्म खोलते हैं, नहीं फर्म खोलते हैं, खुद का चार्टर्ड फर्म खोल लिया। तो जो लोग आएंगे तो क्या सारी कंपनी आएंगी? तुम लोग क्या बहुत बड़ा सीए बन गया, डेलॉयट हो गया, बिग फर्म हो गया? नहीं ना, इतना बड़ा सीए तो नहीं बना। लगता है 15 साल 20 साल लगता है। स्टार्टिंग स्टेज में कौन आएगा? चाय वाला आएगा बुक्स ऑफ अकाउंट लेकर के, है ना। मिठाई वाला आएगा, आज तो मिठाई बेचे, चलिए बुक्स ऑफ अकाउंट बनाइए। तो इन फ्यूचर आपके पास छोटे मोटे भी आएंगे और बड़े बड़े बिजनेस वाले भी आएंगे। तो जो छोटे मोटे बिजनेस वाले आएंगे वो डबल एंट्री फॉलो करके आएंगे। चाय वाला तो बोलेगा भैया इतना भाड़ बेचे पूरे साल भर में और एक भाड़ का दाम इतना है बस आपने। अब बिस्किट बेचे थे 5 रुपये वाला, तो वो ऐसा हिसाब लेकर आएगा तुम्हारे पास। तो मिठाई वाला आएगा, चाय वाला आएगा, दूध दही वाला आएगा, सब्जी वाला आएगा, या नॉर्मल मेरे जैसे छोटे मोटे कोचिंग सेंटर वाले चले गए। सब तो डबल एंट्री नहीं फॉलो करता। डबल एंट्री कौन फॉलो करता है? बड़े बड़े बिजनेसमैन जहां फॉलो करते हैं, जहां पे प्रॉपर एक सॉफ्टवेयर है जैसे टैली वैली हो गया, जहां पे प्रॉपर एक अकाउंट डिपार्टमेंट है जो पूरे खर्चे वर्चे को ट्रांजेक्शनली रिकॉर्ड कर रहा है। तो इन फ्यूचर जब तुम कल को सीए सीएमए या लॉयर कुछ भी बनेगा और ट्राई टू प्रोवाइड सर्विसेज लाइक
जीएसटी या इनकम टैक्स या अकाउंट्स का, तो उस केस में भी तुमको क्या करना पड़ेगा, इस सिंगल एंट्री से ही इस इनकम्प्लीट रिकॉर्ड को ही क्या करना पड़ेगा, कंप्लीट में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो ये चैप्टर तुम्हारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रेजेंट प्रोस्पेक्टस से भी और फ्यूचर प्रोस्पेक्टस से भी। चाहे तुम खुद का बिजनेस करो या किसी के लिए बिजनेस करो, या तुम किसी को सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हो एज ए फॉर्म, चाहे सीए फॉर्म, चाहे सीएमए फॉर्म, चाहे सीएस फॉर्म या लॉ फॉर्म, क्योंकि लॉ फॉर्म में भी ये सब काम होता ही है, समझा ना। तो वहां पर भी ये काम आने वाला है। तो आपको इंट्रो समझ में आया मेरा? इस एग्जाम्पल से आपको क्या समझ में आया कि जो मैंने आपको हिसाब दिया, ये स्टूडेंट का कलेक्शन है, ये मेरा खर्चा है, जो बच गया ये मेरा क्या है, प्रॉफिट है। क्या ये रिकॉर्ड सही है? नहीं। इसी को अपने क्या बोलते हैं, इनकम्प्लीट रिकॉर्ड। तो मैंने दो चीज पढ़ाया, पहले इस चैप्टर का इंपॉर्टेंस क्या है राइट नाउ और इन फ्यूचर, और साथ ही साथ इनकम्प्लीट रिकॉर्ड का मतलब क्या होता है, पढ़ा दिया। अब सिंगल एंट्री होता क्या, डेफिनेशन लिखे, लिखो डेफिनेशन ऑफ सिंगल एंट्री। एग्जाम में थ्योरी आता है, ऐसा किसी को लगता है थ्योरी नहीं आएगा। अगर ऐसा किसी को लग रहा है कि थ्योरी नहीं आएगा तो बहुत गलत सोच रहे हैं। तो थ्योरी आएगा, तो डेफिनेशन वगैरह बराबर याद करना सबको। लिखो डेफिनेशन, हाँ हाँ बाबू लिखो सिंगल एंट्री सिस्टम मीन्स, इट मीन्स, अरे यार फोन आ रहा, ध्यान नहीं दे। लिखो ना सिंगल एंट्री सिस्टम इज, लिखो ना सिंगल एंट्री सिस्टम, सिंगल एंट्री system is an unscientific and incomplete records, unscientific and incomplete records। किसका इनकम्प्लीट रिकॉर्ड, किसका, बिजनेस ट्रांजेक्शन का, ऑफ ऑल बिजनेस ट्रांजेक्शन, all business transaction, all business transaction, all business during the given period of, during the given period of time। नॉर्मली 1 साल का होता है। अरे इनकम्प्लीट रिकॉर्ड किसका होता है, मैंने ये जो हिसाब दिया कितने साल का दिया, पूरे साल भर, पूरे जीवन भर का नहीं, 1 साल का दिया हिसाब। तो वही बात है कि सिंगल एंट्री सिस्टम इज एन अनसाइंटिफिक एंड इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स ऑफ ऑल ट्रांजेक्शन। कब का, ड्यूरिंग गिवन पीरियड ऑफ टाइम, कि पूरे मान लेते पूरे साल भर का, पूरे साल भर का जो इनकम्प्लीट रिकॉर्ड है या जो अनसाइंटिफिक वे से हमने रिकॉर्डिंग किया है, उसी को अपने क्या बोलते हैं, सिंगल एंट्री सिस्टम। जहां पे डेबिट है पर क्रेडिट नहीं है, जहां पे क्रेडिट है बट डेबिट नहीं, या तो डेबिट है या तो क्रेडिट। देखो ना ये इनकम आ रही है ना, अरे बोलो ना इनकम आ रही है ना, सच बोला, तुम लोग ध्यान इस पर था ना। 6 मंथ का है, तेरे को ना घी शक्कर नहीं कैडबरी, चल लोग बोलते हैं ना मुंह में घी शक्कर, ऐसा होना चाहिए। चल बोलना, ये मेरा क्या है, एक क्रेडिट, और ये मेरा क्या है, अगर मैं क्रेडिट का इंफॉर्मेशन दे रहा हूं, अगर मैं क्रेडिट का इंफॉर्मेशन दे रहा हूं तो याद है डबल एंट्री में क्या होता है, अगर क्रेडिट है तो डेबिट भी होना चाहिए। तो मैंने जस्ट इनकम की बात की, मतलब क्रेडिट की बात की, पर डेबिट की बात नहीं की। लेकिन जब मैं डेबिट की बात किया, मैंने सिर्फ खर्चा खर्चा खर्चा, क्या मैंने क्रेडिट बताया? नहीं बताया। तो एक चीज भी याद रखना, जब मैं इनकम्प्लीट प्रॉब्लम, पता क्या होता है, अगर कोई क्रेडिट बताएगा तो सिर्फ क्रेडिट ही बताएगा, और कोई अगर डेबिट बताएगा तो डेबिट ही बताएगा, दोनों एक साथ नहीं बताता। प्रॉब्लम बस यही है। और ड्यूल एंट्री सिस्टम क्या बोलता है, जैसे एग्जांपल बता रहा हूं, ड्यूल एंट्री सिस्टम क्या बोलता है, मान लो मैंने फर्नीचर परचेज किया, मान लो मैंने फर्नीचर परचेज किया, तो मैं क्या बोलूंगा, बाबू फर्नीचर आया। तो ड्यूल एंट्री सिस्टम क्या बोलता है, एसेट बढ़ाओ और बैंक को कम करो। अरे फर्नीचर आया तो एसेट बढ़ा, फर्नीचर आने से क्या बढ़ेगा, एसेट बढ़ेगा, और बैंक से पैसा चला गया तो बैंक बैलेंस कम होगा। तो ड्यूल एंट्री सिस्टम क्या बोलता है कि एसेट को बढ़ा दो और बैंक बैलेंस को कम कर दो। बट सिंगल एंट्री क्या बोलता है, बाबू फर्नीचर आया बस, और कुछ नहीं बोलता। बैंक में क्या इंपैक्ट हुआ नहीं पता। और रियल लाइफ में एक्चुअल में होता क्या है कि जब मैं हिसाब दूंगा तो सिर्फ खर्चा दिखाऊंगा, ये एसेट जो आया उसका खर्चा नहीं दिखा।
समझ गया मेरा बात? अब इसका बात करते हैं मेथड्स। अच्छा पहले इसका ये लिख लो बेनिफिट्स, ये लिख लो फीचर्स, एग्जाम में पूछ सकता है। और मतलब 4 दिया रहेगा, एनी 3 करना रहेगा। सेल्फ बैलेंसिंग 15 है, सिंगल एंट्री 15। हाँ आ सकता है, क्यों नहीं। 4 दिया रहेगा, एनी 3 ऐसे करके आप क्वेश्चन आएगा। हाँ फाइनल अकाउंट कंपलसरी रहेगा, उसमें भी रहेगा ऐसे और दिखा देंगे। एक्चुअली लास्ट टाइम ने पेपर पैटर्न लोग चेंज किया है, मैं दिखा दूंगा पेपर पैटर्न। देखो पहला फीचर्स बताओ ना तुम लोग को, बताओ ना पहला फीचर्स बताओ ना। पहला क्या है? इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स, पहला फीचर्स यही है, इनकम्प्लीट रिकॉर्ड। दूसरा क्या है? नो ड्यूल एक्सपेक्ट, हाँ अरे वही तो बोलो, नो ड्यूल एक्सपेक्ट, खाली वन साइडेड रिकॉर्ड है ना। अरे ड्यूल एक्सपेक्ट को क्या बोलते हैं? वन साइडेड बोले ना, नो ड्यूल एक्सपेक्ट। मैंने क्या बोला? अगर मैं क्रेडिट बोलूंगा तो सिर्फ और सिर्फ क्या बोलूंगा? क्रेडिट। और जब मैं खर्चा गिनाऊंगा तो सिर्फ और सिर्फ खर्चा गिनाऊंगा। तो ओनली वन साइडेड रिकॉर्डेड इसको बोलते हैं। तीसरा बताओ। हाँ लैक ऑफ इंफॉर्मेशन बोल सकते हैं। अच्छा लैक ऑफ इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन, लैक ऑफ इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन। अब डेप्रिसिएशन एक इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है कि नहीं है ना? तो आप तो सिंगल एंट्री में डेप्रिसिएशन की बात ही नहीं करते हो, इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है कि नहीं है, वो तो हटा देते। चौथा और बताओ क्या क्या हो सकता है इसमें ना। मेनली बहुत लिमिटेड अकाउंट ओपन करते हैं, जैसे कैश अकाउंट ओपन करते हैं, जिससे आप उधारी में सामान लेकर आ रहे हो तो क्रेडिटर अकाउंट ओपन करते हैं, जिसको आप बेच रहे हो तो डेटर अकाउंट मेंटेन करते हैं। तो नॉर्मली इसमें आप कैश और पर्सनल अकाउंट ही मेंटेन करते हो, है ना? तो लिमिटेड अकाउंटिंग, इसमें जो अकाउंटिंग होती है काफी लिमिटेड होती है, ज्यादा आप अकाउंट मेंटेन नहीं करते। लिखो ना इसी चीज को, पर्सनल एंड, लिखो ना पर्सनल एंड कैश अकाउंट आर मेंटेन्ड। लिख देना लिमिटेड अकाउंटिंग, इसी को अपने शॉर्ट में क्या बोलते हैं? लिमिटेड अकाउंटिंग। इसकी जो अकाउंटिंग है काफी लिमिटेड है। क्या इसमें ट्रायल बैलेंस बनता है? ट्रायल बैलेंस बनता है? इसमें क्या ट्रायल बैलेंस बनता है? नहीं, लिखो नो ट्रायल बैलेंस, नो। ये सब इसके फीचर्स है, नो ट्रायल बैलेंस। हाँ इसमें ट्रायल बैलेंस नहीं बनता है, तो वन ऑफ द फीचर्स इसका ट्रायल बैलेंस। और बताओ, और बताओ। और बताओ इसका फीचर्स, और बताओ तुम्हारे हिसाब से क्या होना चाहिए? हाँ इसका क्या लेजर पोस्टिंग होता है? अरे बोलो ना, क्या लेजर पोस्टिंग होता है? इसका क्या प्रॉपर लेजर पोस्टिंग होता है? बोल सुजल, तो सिंगल एंट्री पढ़ के बैठा है, नहीं पता है? तू नहीं पढ़ा है? और को नहीं पढ़ा है? सिंगल एंट्री पढ़ा ही नहीं तुम लोग? 11 12 में तो था, 11th में था। हाँ किसी में 12 में था क्या? अच्छा क्या इसमें लेजर पोस्टिंग होता है क्या? लिखो अब इसका डिसएडवांटेज लिखो, डिसएडवांटेज लिखो। हाँ डिसएडवांटेज ऑफ सिंगल एंट्री सिस्टम। अरे आज भाई डे 1 है, आज का पूरा अच्छे से एडवांटेज डिसएडवांटेज सब पढ़ लो। अच्छा अभी एडवांटेज पढ़ेंगे, पहले डिसएडवांटेज बता। पहला डिसएडवांटेज, नहीं सबसे पहले लिख लो, नॉट रिकॉग्नाइज्ड बाय टैक्स अथॉरिटी। जो हमारा इनकम टैक्स ऑफ इंडिया है इसको बोलते ही क्या है? बोला हम इसको नहीं मानते। लिखो नॉट रिकॉग्नाइज्ड बाय
आप सेम 3 में आओगे ना, आप सेम 3 में आपको इनकम टैक्स पढ़ाया जाएगा। तो इनकम टैक्स एक्ट जब पढ़ाया जाएगा, तो इनकम टैक्स एक्ट में जो भी बुक्स ऑफ अकाउंट बनता है वो इनकम टैक्स एक्ट 1961 के हिसाब से बनता है। तो जो एक्ट है 1961, वो एक्ट बोलता है भैया सिंगल एंट्री बोल के कोई सिस्टम हम नहीं मानते। ये जो सिंगल एंट्री सिस्टम है ये इनकम टैक्स एक्ट 1961 रिकॉग्नाइज्ड नहीं करता, मानता ही नहीं है। ये था पहला डिसएडवांटेज। दिक्कत क्या, इस देश में रहना है तो टैक्स तो देना पड़ेगा, तो टैक्स डिपार्टमेंट इसको मानता ही नहीं है। प्रॉब्लम सबसे बड़ी ये है। दूसरा बताओ, सोचो। इनकम नो प्रॉपर अकाउंटिंग। तो और बताओ, सोचो ना, दो चार तो सोचो, एक एक तो क्यों बता रहा तुम लोग। सबसे पहले बताओ, अगर फ्रॉड एरर हो रहा है क्या पकड़ पाओगे? बोलो। लिखो डिफिकल्ट टू फाइंड फ्रॉड एंड एरर। देखो डिफिकल्ट टू फाइंड, डिफिकल्ट टू फाइंड फ्रॉड एंड एरर्स। तीसरा, तीसरा, जो मैंने प्रॉफिट दिखाया था, हेलो, जो मैंने तुमको प्रॉफिट दिखाया था ऊपर में 4,40,000 का मैंने प्रॉफिट दिखाया था, क्या ये एग्जैक्ट प्रॉफिट था? कुछ तो झोल था इसमें। तो आप एक्यूरेट प्रॉफिट नहीं बता सकते, है ना। लिखो हार्ड टू गेट एग्जैक्ट प्रॉफिट, हार्ड टू गेट एग्जैक्ट प्रॉफिट। थोड़ा अलग अलग सोचो ना। पहला प्रॉब्लम, पहला क्या लिमिटेशन है कि भैया टैक्स अथॉरिटीज को रिकॉग्नाइज्ड नहीं करता, जो हमारा इनकम टैक्स एक्ट है इसको नहीं मानता। ठीक है, इसके बाद डिफिकल्ट टू फाइंड फ्रॉड एंड एरर, फिर क्या बोलता, हार्ड टू गेट अ एग्जैक्ट प्रॉफिट। और सोचो और दिमाग लगाओ। लाइव स्टूडेंट वाले तुम लोग भी इसी क्लास का पार्ट है, तुम लोग भी बराबर पैसा दिया है, तो तुम लोग भी बोलेगा। कौन बोल रहा था लिमिटेड, लिमिटेड अकाउंटिंग नो एक्यूरेसी वाला? अरे इनकम्प्लीट रिकॉर्ड बोल रहा था ना। इनकम्प्लीट रिकॉर्ड मतलब नॉट एक्यूरेट रिकॉर्ड, इसी को बोलते हैं नो एक्यूरेसी। लिखो ना, नो एक्यूरेसी। नो एक्यूरेसी। एक्यूरेसी मतलब क्या है, जो भी आप इंफॉर्मेशन दे रहे हो वो करेक्ट नहीं है, एक्यूरेट नहीं है। जो भी ट्रांजेक्शन है वो सही है पर उसका हिसाब सही नहीं। एक और बता दो, 5 नंबर में कंप्लीट हो जाएगा अपना, 5 पॉइंट कंप्लीट हो जाएगा। और को सोच बाबू। देखो नॉट प्रॉपर कंट्रोल, नॉट प्रॉपर कंट्रोल ऑन एसेट एंड लायबिलिटी, एसेट्स एंड लायबिलिटी। मैंने फर्नीचर खरीदा, मैंने फर्नीचर बेचा, क्या ये सब का रिकॉर्ड हो रहा है? बोलो ना। मैंने लोन खत्म कर दिया, मैंने सेंटर के लिए कुछ लोन लिया था, वो लोन का मैंने ईएमआई पे किया, या लोन खत्म कर दिया, या एक्स्ट्रा पेनाल्टी लग गया, क्या वो सब मैं मेंटेन कर रहा हूं? नहीं मेंटेन कर रहा हूं। तो कोई भी प्रॉपर कंट्रोल नहीं है एसेट और लायबिलिटी का। ये इसके लिमिटेशंस है। इसका बेनिफिट की लिखो, बेनिफिट लिखो तो। बेनिफिट्स क्या है सिंगल एंट्री का? बेनिफिट्स लिखो तो, बेनिफिट्स बताओ। तानिया बता दो बेनिफिट्स, पहला बता दो बेनिफिट्स। 3:20 हो गया, बाप रे। पहला बेनिफिट बताओ, पहला बेनिफिट्स, पहला, पहला बेनिफिट क्या है? पहला बेनिफिट पता है क्या है? इजी टू मेंटेन। पहला बेनिफिट क्या है? इजी टू मेंटेन। लिखो तो, इजी टू, ज्यादा नहीं, 2-3 बेनिफिट लिख के आगे बढ़ जाएंगे। इजी टू मेंटेन। दूसरा बेनिफिट क्या है? अगर आपके पास अकाउंटिंग का नॉलेज नहीं है ना, नॉट रिक्वायर्ड अकाउंटिंग, अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स, अकाउंटिंग बेसिक जनरल एंट्री सिस्टम। हाँ, लिखो लिखो, नॉट रिक्वायर्ड नॉट रिक्वायर्ड टू, अकाउंटिंग नॉलेज कर दो क्या?
डायरेक्टली नॉट रिक्वायर्ड टू अकाउंटिंग नॉलेज। मैं तो कुछ और लिखने वाला था बड़ा सा, लेकिन छोड़ दो, शॉर्ट में लिखे चलो नॉलेज, ठीक है ना। कोई भी अकाउंटिंग नॉलेज का जरूरत तो नहीं है। नॉर्मली अकाउंटिंग नॉलेज तो बहुत कुछ है भाई, अकाउंटिंग पॉलिसी है, गैप्स है, एफआरएफ है, बहुत कुछ है, यहाँ तो उतना जरूरत तो नहीं है, ठीक है। और बताओ तीसरा, एक्सपेंसिव या चीप है? बहुत चीप है। एक तो गधा को बैठा देगा वो भी मेंटेन कर देगा। तुम एक अकाउंटेंट को बैठाओ, वो बोलेगा टैली लेकर आओ, बोलेगा पहले टैली लेकर, और पता है टैली का सॉफ्टवेयर 25,000 का आता है, प्लस उसमें सब्सक्रिप्शन लेना पड़ता है, या तो मंथली बेसिस में लेगा तो अभी पहले 400 का टैली आता था, अब 750-800 का टैली आने लगा है, तो हर महीने तो खर्चा है ना। तो ये जो क्या है, बहुत ये जो अकाउंटिंग सिस्टम है, जो सिंगल एंट्री सिस्टम है, काफ़ी चीप है। चीप मतलब इसकी जो मेंटेनेंस कॉस्ट बहुत कम आती है। एक सॉफ्टवेयर, टैली का एक सॉफ्टवेयर है, और सॉफ्टवेयर में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स आते रहेंगे, उसका जो मेंटेनेंस कॉस्ट क्या है इसके कंपेयर में ज़्यादा है। तो इसका जो मेंटेनेंस कॉस्ट है, चीप मतलब लो मेंटेनेंस कॉस्ट, स्लैश कर लिखो ना, लो मेंटेनेंस कॉस्ट। सम्मित फोन, हाँ एक मिनट रुकिएगा। अब लिखो मेथड्स, अब लिखो मेथड्स ऑफ सिंगल एंट्री सिस्टम, मेथड्स ऑफ सिंगल एंट्री सिस्टम। कितने मेथड्स है इसके? तीन, तीन, तीन मेथड है, बता दो कौन? एक्चुअल में इसका दो ही मेथड है। पहला स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स, पहला मेथड नाम क्या है? स्टेटमेंट्स ऑफ अफेयर्स मेथड, जिसमें हम लोग नॉर्मली क्या करते हैं, नॉर्मली क्या बैलेंस शीट का जो इन्फॉर्मेशन दिया रहता है उससे प्रॉफिट निकालते हैं। लिखो पहला मेथड नाम है स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स, स्टेटमेंट्स ऑफ अफेयर। और दूसरा होता है कन्वर्जन मेथड, जहां पे आप पीएल अकाउंट और बैलेंस शीट में कन्वर्ट करते हो, उसको बोलते हैं कन्वर्जन मेथड बोलते हैं। तो दो ही मेथड तो है। अरे एक्चुअल में देखा जाए मेथड कुछ नहीं है, ये बना दिया गया है डिफरेंशिएट कराने के लिए। हाँ हाँ, वो तीन मेथड जो दिया है एक्चुअल में इसके अंदर ही आ जाएगा। देख एक्चुअल में है दो ही, एक है आपका कौन सा मेथड, स्टेटमेंट्स ऑफ अफेयर्स मेथड, और एक और कौन सा, कन्वर्जन मेथड। बट अब मेरा बात अगर सुनेगा तुम लोग, कोई मेथड ही नहीं है, एक्चुअल में कोई मेथड नहीं है, बट समझाने के लिए, चीजों को अलग करने के लिए बना दिया गया है कि एक मेथड को क्या बोलेंगे, स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स, और एक मेथड क्या बोलेंगे, कन्वर्जन मेथड। पहले मुझे बताओ, क्या अकाउंटिंग प्रिंसिपल, अकाउंटिंग पॉलिसी सिंगल एंट्री को प्रमोट करती है? तो मेथड कहां से आ गया? लेकिन समझाने के लिए, आप तो एटलीस्ट आपको समझना है ना, तो आपको समझाने के लिए क्या बोला गया है कि एक मेथड को बोलेंगे स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स, और एक मेथड क्या बोलेंगे, कन्वर्जन मेथड। अब मैं आज स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स वाला मेथड स्टार्ट करता हूं, क्योंकि ये सबसे इजी पड़ता समझना, फिर मैं कन्वर्जन मेथड स्टार्ट करूंगा कल, ठीक है। तो हेडिंग डालो स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स। एक एग्जांपल लूंगा, इसी से आपका ये चीज क्लियर होगा। लिखो स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स। कल कौन सा दिन है? अच्छा ठीक है, कल रूटीन में तो क्लास नहीं है ना। अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं। स्टेटमेंट ऑफ अफेयर मेथड, अब चीज़ों को थोड़ा समझना ध्यान से। मैं एक एग्जांपल ले रहा हूँ, अरे सुनना, मेरा एग्जांपल ध्यान सुनना। ये अपना सेंटर है, ध्यान सुनना, ये अपना सेंटर है, ये अपना सेंटर है, ठीक है। मैंने 1 अप्रैल, ध्यान सुनना, 1 अप्रैल 2024 को मैंने इसमें इन्वेस्टमेंट किया 5 लाख रुपया। मैं आपको 24-25 का इंफॉर्मेशन दे रहा हूं। 1 अप्रैल 2024 को मैंने कितना इन्वेस्टमेंट किया, 5 लाख रुपया। ये मेरा क्या हो गया, ओपनिंग कैपिटल। अरे बोलो ना, ये मेरा कौन सा कैपिटल है, ओपनिंग कैपिटल। स्टूडेंट के आशीर्वाद से मैंने पैसा कमाया, ठीक है। आफ्टर 6 मंथ, मतलब मैं मान लेता हूं 1 अक्टूबर, 1 अक्टूबर, मैं ये फैक्ट बता रहा हूं,
1 अक्टूबर मैंने पहले जो बेंचेस मंगाए थे, इतना बेंच नहीं था, पहले मैंने 20 स्टूडेंट बैठने की व्यवस्था किया, फिर धीरे धीरे बढ़ा करके 40 किया मैंने, ऐसे किया मैंने, ठीक है। तो 1 अक्टूबर को मैंने 1 लाख रुपया का और इन्वेस्टमेंट किया, ठीक है। तो ये मेरा कौन सा हो, 1 लाख का मैंने, मतलब स्टार्टिंग मैंने 5 लाख से किया, आफ्टर 6 मंथ के बाद मैंने 1 लाख रुपया का और इन्वेस्टमेंट किया, बेंच लगवाया, कुछ टेक्नोलॉजी में कुछ कमी थी वो भी मैंने लिया। अरे कोई भी बिजनेस में एक बार में थोड़ी कैपिटल आता, धीरे धीरे कैपिटल आता है ना। ये कौन सा कैपिटल है क्रिस, देखना ध्यान से, ये कौन सा कैपिटल है, एडिशनल कैपिटल है, ठीक है ना, ओके, 1 लाख रुपया। साथ ही साथ मैंने क्या किया, एक चेयर मेरे को पसंद आ गया, जो मैंने सेंटर के लिए चेयर लिया था, जो सेंटर के लिए मैंने चेयर टेबल लिया था, वो मुझे पसंद आ गया। मैं बोला यार सेंटर में उसका उतना यूज नहीं है, मैं इसको घर लेकर निकल गया, तो जब आप कैपिटल का मतलब जब आप चेयर टेबल या एसी ये सब लेके जाते हो ना, इसको बोलते हैं परमानेंट ड्राइंग। कौन सा ड्राइंग बोलते हैं, परमानेंट ड्राइंग बोलते हैं। जब आप कैपिटल ड्राइंग करते हो ना तो इसको बोलते हैं परमानेंट ड्राइंग। तो मान लो कुछ फर्नीचर मैं लेके चला गया, तो सम जो एसेट्स थे वो मैं लेके चला गया पर्सनल पर्पस के लिए, उसकी वैल्यू मान लेते 50,000 थी। कुछ एसेट वैसेट थे जो मैं अपने घर लेके चला गया, उसकी वैल्यू कितनी थी, 50,000 थी, ठीक है ना, ओके। फिर मैं आपसे कमा रहा हूं, आप लोगों से कमा रहा हूं, स्टूडेंट की फीस आ रही है, इसमें से भी तो मैं बहुत सारा पर्सनल खर्चा कर रहा हूं, तो इसको बोलते हैं रेगुलर ड्राइंग। अरे आपसे फीस लिया, घर के लिए सब्जी लाया, तो कौन सा ड्राइंग हो गया, अरे बोलना, ये तो मेरा सिंगल इंटरेस्ट, मैं तो इनकम्प्लीट रिकॉर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर रहा हूँ। आपसे फीस लिया, घर के लिए सब्जी लाया, पापा का इलाज कराया, मम्मी का इलाज करवाया, घर पे राशन का पैसा दिया, तो ये कौन सा खर्चा हो गया, कौन सा खर्चा हो गया, पर्सनल खर्चा हो गया। और जितना पर्सनल खर्चा होता है उसको अपने क्या बोलते हैं, ड्राइंग्स। ये कौन सी ड्राइंग है, रेगुलर ड्राइंग। जब मैं फर्नीचर लेके जाऊंगा तो परमानेंट ड्राइंग, जब मैं फर्नीचर लेके जाऊंगा तो परमानेंट ड्राइंग। मैं अपने क्लास का एग्जांपल दे रहा हूं जिससे तुम चीज़ों को समझो, डे 1 है आज, लेकिन कुछ फीस में से मैंने अपने पापा का इलाज कराया, घर के लिए सब्जी लाया, दूध दही लाया, वो कौन सा खर्चा हो गया, रेगुलर खर्चा हो गया, उसको अपने क्या बोलते हैं, पर्सनल ड्राइंग। तो कुछ मानो मैंने पर्सनल ड्राइंग किया। अरे समझ पा रहा मेरी बात। तो मान लेते ये 1 लाख रुपए का है, कितना है, 1 लाख रुपया का। और फिर मैं जो भी प्रॉफिट कमाया वो तो कैपिटल में ऐड करते, तुम लोग फाइनल अकाउंट पढ़ा था, जो भी वो लोग नेट प्रॉफिट कमाते थे कहाँ ऐड करते थे, कैपिटल में। तो मान लो मैंने इसमें अपना प्रॉफिट ऐड कर दिया 5 लाख रुपया साल भर का, मैंने अपना प्रॉफिट ऐड कर दिया 5 लाख का साल भर का। अब बताओ हुआ क्या, इनिशियल कैपिटल मेरा कितना था, 5 लाख, मैंने 1 लाख रुपया कैपिटल और लगाया, 1 लाख का कैपिटल और लगाया, तो मेरा टोटल कैपिटल कितना हो गया, 6 लाख। 50,000 लेके चला गया, 50,000 लेके चला गया तो कितना हुआ, 5,50,000। तो माइनस करेंगे, अब रेड पेन से देखना, 5 लाख भी ऐड होगा और 1 लाख भी क्या होगा, ऐड होगा, और 50,000 मैं लेके चला गया तो क्या होगा, माइनस हो गया। जो मैंने पर्सनल ड्राइंग किया था भी क्या होगा, लेस होगा, और जो मैंने प्रॉफिट था वो क्या किया, ऐड किया ना। और यही मेरा क्या आ गया, क्लोजिंग कैपिटल। तुम लोग फाइनल अकाउंट में ऐसे ही करता था ना, प्रॉफिट ऐड करता था, ड्राइंग को माइनस करता था, एडिशनल कैपिटल को ऐड करता था, और सब कुछ ऐड माइनस करने के बाद फाइनल कॉलम में इसको ऐसे करके फाइनल कॉलम में, आउटर कॉलम में क्या लिखता था, क्लोजिंग कैपिटल, वही तुम्हारा बैलेंस शीट में जाता था। अब आप बताओ मेरा क्लोजिंग कैपिटल है कितना, 9,50,000। ये मेरा कौन सा कैपिटल है, क्लोजिंग कैपिटल। तो क्लोजिंग कैपिटल पाने के लिए ध्यान सुनना, क्लोजिंग कैपिटल पाने के लिए आपने क्या किया, ओपनिंग कैपिटल में एडिशनल कैपिटल ऐड किया, जो ड्यूरिंग द ईयर आपने नया कैपिटल लगाया, प्लस अगर कुछ आपने पर्सनल ड्राइंग किया या कुछ परमानेंट ड्राइंग किया वो भी क्या किया, माइनस किया, और जो भी आपने साल भर में प्रॉफिट कमाया उसको क्या किया, ऐड किया, आपको क्या मिल गया, क्लोजिंग कैपिटल। तुम बताओ ना, मैं ओपनिंग से क्लोजिंग किया, ध्यान सुनना, ओपनिंग से क्लोजिंग किया तो एडिशनल कैपिटल ऐड किया, पर्सनल ड्राइंग को माइनस किया, परमानेंट ड्राइंग को माइनस किया, और प्रॉफिट को ऐड किया। अब तुम्हारे एग्जाम में क्या होता है, अगर 5 नंबर का सम्स आया
तुम्हारे एग्जाम में क्या रहेगा, ओपनिंग कैपिटल दिया रहेगा और आपको क्लोजिंग कैपिटल दिया रहेगा और कुछ एडिशनल कैपिटल दिया रहेगा और कुछ ड्राइंग दिया रहेगा। अब बोलेगा क्या फाइंड करना है, प्रॉफिट। आपके एग्जाम में क्लोजिंग कैपिटल दिया रहेगा, सॉरी, आपके एग्जाम में ओपनिंग कैपिटल दिया रहेगा, फिर क्या दिया रहेगा, क्लोजिंग कैपिटल दिया रहेगा और कुछ एडिशनल कैपिटल दिया रहेगा और कुछ पर्सनल ड्राइंग दिया रहेगा और आपको क्या बोलेगा, फाइंड आउट द प्रॉफिट। आपको बोलेगा प्रॉफिट निकालो, ऐसा करके एग्जाम में आता है। चलिए मैं आपसे पूछता हूं, अपने को क्लोजिंग कैपिटल पता है, अपने को क्या पता है, क्लोजिंग कैपिटल। तो सुनो ना, ये मेरा है क्लोजिंग कैपिटल, कितना है, 9,50,000। तो अब देखो मैं नीचे से ऊपर की तरफ जा रहा हूं ना, तो जब मैं नीचे के ऊपर तरफ जाऊंगा तो जो माइनस था वो, जो प्लस था वो क्या हो जाएगा, माइनस। जो माइनस था वो क्या हो जाएगा, प्लस। जो माइनस था वो क्या हो जाएगा, प्लस। जो प्लस था वो क्या हो जाएगा, माइनस। और ये क्या हो जाएगा, माइनस। क्योंकि अगर मैं ऊपर से नीचे की तरफ आऊंगा तब तो असेंडिंग ऑर्डर फॉलो होगा कि एडिशनल कैपिटल को ऐड करो, ड्राइंग को माइनस करो, प्रॉफिट को ऐड करो। बट अगर मैं क्लोजिंग से ऊपर की तरफ जाऊंगा, क्लोजिंग से ऊपर की तरफ जाऊंगा तो जो ऐड था उसको क्या कर देंगे, माइनस। जो माइनस था उसको क्या कर देंगे, प्लस। उल्टा इंपैक्ट आता ना। तो अब आप बताओ, मेरे को क्लोजिंग कैपिटल पता है 9,50,000, प्रॉफिट बोला निकालने के लिए, मैंने पर्सनल ड्राइंग क्लोजिंग कैपिटल में पर्सनल ड्राइंग क्या किया था, माइनस किया था। लेकिन अब मेरे को ऊपर, नीचे से ऊपर की तरफ जा रहा हूं तो मुझे क्या करना पड़ेगा, ऐड करना पड़ेगा। तो चलो मैंने ऐड कर दिया ड्राइंग्स, चाहे वो पर्सनल हो चाहे वो परमानेंट हो। तो देखना, दो ड्राइंग्स था, एक ड्राइंग था 50,000 का और एक ड्राइंग कितने का था, 1,00,000 का। तो टोटल कितना ड्राइंग था, 1,50,000 का। तो मैंने 1,50,000 का ड्राइंग क्या कर दिया, ऐड कर दिया। अच्छा वो एडिशनल कैपिटल था, सॉरी। अच्छा सॉरी। अच्छा ठीक है, 50 है और ये पर्सनल ड्राइंग था ना, ये कितना था, 1,00,000 था ना पर्सनल ड्राइंग, तो 1,50,000 होगा। तो ये क्या हुआ, अच्छा ठीक है 1,50,000, मैंने मार्क कुछ और कर दिया, ठीक है। ड्राइंग को मैंने ऐड किया। अब आप बताओ, इसमें से ये क्या कर दिया, ऐड कर दिया। और आप बताओ, आपके जो पर्सनल एडिशनल कैपिटल थे वो क्या करना पड़ेगा, माइनस। तो माइनस कर दिया, क्योंकि पहले क्या थे, प्लस, तो अब क्या करना पड़ेगा, माइनस, क्योंकि मैं नीचे से ऊपर की तरफ जा रहा हूं। अरे समझ पा रहा है मेरा बात। तो अब एडिशनल कैपिटल को माइनस करो, कितना था एडिशनल कैपिटल, 1,00,000 रुपया। मैं इसको ब्रैकेट में कर दिया। अब मेरा जो ओपनिंग कैपिटल था वो भी पहले ऐड था, अब क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। कितने थे ओपनिंग कैपिटल, 5,00,000। अब बताओ जो बचेगा वो मेरा क्या होगा, कितना आएगा, आ रहा है 5,00,000। इसी को बना दिया इन लोगों ने फार्मूला, इसी को इन्होंने क्या बना दिया, फार्मूला। तो फार्मूला क्या है प्रॉफिट निकालने का, क्लोजिंग, रटते हैं नाक बंद करके, क्लोजिंग कैपिटल, फिर क्या है, प्लस ड्राइंग्स माइनस एडिशनल कैपिटल माइनस ओपनिंग कैपिटल टू गेट अ प्रॉफिट। ये जो फार्मूला बना दिया, इस फार्मूला को अपने बोलते हैं स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स, मतलब प्रॉफिट विद द हेल्प ऑफ स्टेटमेंट ऑफ अफेयर। हमने जो प्रॉफिट निकाला किसकी मदद से, स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स की मदद। ठीक है, तो ये इन लोगों ने क्या बना दिया, फार्मूला। तो प्रॉफिट का फार्मूला क्या हो गया, लिखिए ना, प्रॉफिट का फार्मूला क्या हो गया, क्लोजिंग कैपिटल प्लस, फिर क्या करेंगे, माइनस एडिशनल कैपिटल, फिर करेंगे माइनस ओपनिंग कैपिटल। ये बना दिया इन लोगों ने फार्मूला। तो चल, ये फार्मूला पढ़ा था, ये वाला फार्मूला स्किप कर गया था ना, तेरा चेहरा देख के बता देंगे। ये लो डायरेक्टली कन्वर्जन पढ़ा था, कन्वर्जन डायरेक्टली पढ़ा है, पीएल अकाउंट वाला पढ़ा होगा, ठीक है, समझा। तो ये था एक्चुअल में ये फार्मूला। ठीक है, तो अभी तक हम लोग क्या पढ़े, सिंगल एंट्री में क्या पढ़े, इट इज ए इनकम्प्लीट रिकॉर्ड,
ठीक है, इट इज ए इनकम्प्लीट रिकॉर्ड। क्या इसमें डेबिट क्रेडिट का कुछ हिसाब होता है? नहीं, कोई भी ड्यूल एस्पेक्ट नहीं है। अगर क्रेडिट दिखाएंगे तो क्रेडिट ही दिखाएंगे, डेबिट दिखाएंगे तो डेबिट ही दिखाएंगे। क्या ये साइंटिफिक है? नहीं है, ये अनसाइंटिफिक है। नॉर्मली कौन मेंटेन करता है? छोटे मोटे जो बिजनेसमैन होते हैं वो सब इसको मेंटेन करते हैं, कि बड़े बिजनेसमैन के ऊपर लॉ आ जाता है, और जब लॉ आ जाता है तो उनको प्रॉपर अकाउंटिंग पॉलिसी, प्रॉपर अकाउंटिंग एफ सब कुछ फॉलो करना पड़ता है। ठीक है ना। और मैंने ना ऐसा एग्जाम्पल दिया है कि जो आप समझ सको। मुझे नहीं पता है यूट्यूब में बच्चे क्या सोचेंगे क्या नहीं, से मुझे फर्क नहीं पड़ता। एटलीस्ट मेरे सामने जो 20-30 इंसान बैठा वो समझ जाए, मेरे लिए बड़ी बात है। और जो ऑनलाइन पढ़ रहा है वो समझ जाए। तो मैंने अपना सेंटर का एग्जाम्पल दिया पहला वाला, कि जो भी मैंने अपना खर्चा दिखाया या जो भी मैंने अपना इनकम दिखाया, क्या एक्यूरेट है? नहीं, ना तो इनकम एक्यूरेट है और ना खर्चा एक्यूरेट है। बट ये पूरा गलत भी नहीं है और पूरा सही भी नहीं है, इसीलिए इसको अपने क्या बोलते हैं? इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स। ठीक है ना। फीचर्स पढ़ लिया आप लोग? फीचर्स पढ़ लिया। इसका डिसएडवांटेज क्या था? गवर्नमेंट इसको रिकॉग्नाइज नहीं करता, बोला लात मार भगाओ इसको। डिफिकल्ट टू फाइंड, फ्रॉड एंड एरर। फिर बोल रहा है अगर आपको प्रॉफिट निकालना है तो आप एग्जैक्ट प्रॉफिट नहीं निकाल पाएगा, कोई एक्यूरेसी नहीं है। और एसेट और लायबिलिटी कोई प्रॉपर कंट्रोल नहीं है, कितना एसेट है कितना लायबिलिटी है, क्या माइनस हो रहा क्या प्लस हो रहा, कुछ नहीं पता। बेनिफिट क्या है इसका? इजी टू मेंटेन, नॉट रिक्वायर्ड अकाउंटिंग नॉलेज। फिर क्या? लो मेंटेनेंस कॉस्ट, कोई प्रॉपर सॉफ्टवेयर का जरूरत नहीं है ना, प्रॉपर पापा खुद माल बेचते बेचते हिसाब कर लेते हैं, है ना, तो खुद ही काम हो गया। तो दैट इज कॉल्ड सिंगल ट्रेड। मेथड कितने थे इसके? तो पहला मेथड क्या था, दूसरा क्या था? कन्वर्जन। और स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स हमने एक फॉर्मूला सीखा है प्रॉफिट निकालने का। फॉर्मूला क्या है? क्लोजिंग कैपिटल प्लस ड्रॉइंग्स माइनस एडिशनल कैपिटल माइनस ओपनिंग कैपिटल। आज के लिए इतना, नेक्स्ट क्लास में मैं आगे बढ़ता हूँ। नेक्स्ट क्लास में आपको धीरे धीरे सम्स कराना स्टार्ट करूंगा। ठीक है। अच्छा, इसमें ना एक चीज और बोलना है, एक पढ़े थे किसमें पर्सनल अकाउंट मेंटेन होता है, तो नॉर्मली इसमें क्रेडिटर मेंटेन होता है और डेटर मेंटेन होता है और कैश एंड बैंक मेंटेन होता है। ठीक है, 3 अकाउंट मेंटेन होता है। तो कैश एंड बैंक से मिलता है बैंक बैलेंस, जो हमारा क्लोजिंग बैंक बैलेंस है, और डेटर से हमारा क्रेडिट, या तो क्रेडिट सेल मिलेगा या तो कलेक्शन मिलेगा, या तो क्रेडिट सेल मिलेगा या तो डेटर से कलेक्शन मिलेगा। क्रेडिटर में क्या होता है, क्रेडिटर जो क्रेडिटर बनाते हैं उससे क्रेडिट परचेज मिलेगा या पेमेंट टू क्रेडिटर मिलेगा। तो वो मैं नेक्स्ट क्लास में सब डिस्कस कर दूंगा। ठीक है।